जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य बिना लाइफ नहीं, तो आइए बढ़ाते हैं एक और कदम अपने लक्ष्य की ओर। आज से हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। वो सीरीज़ होगा एनसीईआरटी का। सबसे पहले हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी और बाकी सारे सीरीज़ को इस तरीके से लेकर चलूँगा। इसके प्लेलिस्ट बना दिए जाएंगे और चैप्टर वाइज आप लोग को पूरे चैप्टर के रिवीजन के साथ साथ ही उसके एक्सरसाइज के साथ लेकर चलेंगे। आज हम लोग हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी में हिस्ट्री चैप्टर 1 इतिहास के पहले पाठ में है, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये अध्याय 1 है और ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग के लिए एनसीईआरटी कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो चैप्टर 1 पे हम लोग आते हैं, जो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो ज़रूरी है आप लोग के लिए ये एनसीईआरटी पढ़ना और साथ ही साथ वो सारे एस्पायरेंट जो नॉर्मल लेवल के एग्ज़ाम से लेकर हाई लेवल एग्ज़ाम तक में ये चीज़ें आपके साथ रहेगी और आप समझेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर में ये 3-4 पॉइंट है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। जैसे ही हम लोग हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो जो टॉपिक शुरू होता है सबसे पहले हमने देखा क्या। क्या जैसे ही पूछते हैं कोई चीज़ों से, मतलब कोई चीज़ें है क्या, किस तरीके से चली जा रही है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास क्या। सेकंड आता है कब, हिस्ट्री का सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे बेसिक पॉइंट। जैसे ही आपने बोला कब, कब से सारी चीज़ें डिनोट कर गई कि ये चीज़ें हिस्ट्री में होगी। कहाँ, वो चीज़ें कहाँ हुई है और अगर हुई है तो कैसे हुई है। मतलब इन 4 चीज़ों के तरीक़ों से आप देखोगे कि इतिहास का ये पहला चैप्टर है। एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से सजा कर चीज़ों को रखती है और इस तरीके से आपको दी हुई है। तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पे है रशीदा का सवाल। एनसीईआरटी का एक खास बात क्या है कि वो स्टार्ट करने से पहले, किसी चैप्टर को शुरू करने से पहले एक आपके पास एग्जाम्पल जरूर रखेगी। वो एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ पाओ कि किस तरीके से उस चैप्टर को डील करना है। सबसे पहले देखेंगे एक रशीदा है, इसका सवाल क्या है। रशीदा का सवाल है, रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले, पॉइंट टू बी नोटेड, 100 साल पहले। जैसे ही हमने पूछा 100 साल पहले, चलो देखते पहले इसको। बस सोचने लगी, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले हुआ क्या था। रसीदा का क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखें तो जैसे ही 100 साल पहले किसी न्यूज़पेपर पे उसने देखा, अब उसके दिमाग में एक बात चला, यार 100 साल पहले कैसे पता चलेगा कि 100 साल पहले हुई क्या थी। ओके, आगे देखते हैं अब इसको पता कैसे लगाएं। अब चैप्टर की करते हैं शुरुआत। पता लगाने के लिए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, आप रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, है ना। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। पिछले कुछ एक दशक की बात करें, चलो 10 वर्ष 15 वर्ष की बात करें तो ठीक है, आप न्यूज़पेपर देख लो पुराना, आप पुराने लोगों से मिल लो, एटलीस्ट आपकी दादी नानी टाइप की जो लोग हैं आप उनसे मिल लो, उनसे पता चल जाएगा पहले क्या हुआ था। लेकिन अगर 100 साल पहले की बात करें तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटक कहते हैं जो शिकारी होते हैं उनको, पशुपालकों, कृषकों, शासक, व्यापारी, पुरोहित और शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियां सुना करते थे। ओके, कौन से नाटक देखा करते थे और कौन कौन से गीत गाते थे। सेकंड बात करते हैं लोग कहाँ रहते थे। तो मानचित्र 1, यहाँ पे हम मानचित्र 1 अगर देखें तो आपके पास, तो सवाल ये है कि मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। आते हैं मानचित्र 1 पे। देखिए एनसीईआरटी की ये खास बात है कि बीच बीच में आपसे सारे ऑब्जेक्टिव करवाते चलेगी। थोड़ा यहाँ पे नज़र गड़ाइए और यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी कहाँ मिलेगी आपको। ये जो मैप दिखाई देगा आपको एनसीईआरटी के बुक में, स्टार्टिंग से लेकर वो सारे मैप को आपको अच्छे से रिवाइज करना है और समझना भी है, क्योंकि मैप से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो आइए देखते हैं नर्मदा नदी कहाँ पर है। तो क्या आप ढूंढ पाए नर्मदा नदी। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप जस्ट बीच में देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको नर्मदा नदी दिखाई पड़ रहा होगा। जस्ट अ मिनट,
ये जस्ट मिडल पॉइंट पे आपको ये नर्मदा नदी दिखाई दे रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे जैसे ही हमने नर्मदा नदी देखा, अब वापस चलते हैं अपने चैप्टर पे, यहाँ से आते हैं। ओके, सो मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगा, हमने देख लिया। अब नर्मदा नदी खोजने के लिए क्यों बोला गया या क्यों पता लगाने के लिए बोला गया? कहा जाता है कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे थे। अब यहाँ पे पॉइंट उठता है कि लोग नदी के पास ही क्यों रहते थे? उस समय लोगों को घर से मतलब नहीं था, उस टाइम के लोगों को मतलब था तो सिर्फ इन चीज़ों से कि उनको भूख लगती है, उनको खाना चाहिए, साथ में पानी चाहिए। तो ऑब्वियस है जहाँ पे पानी मिलता था वहाँ पे वो लोग रह जाते थे। तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से, आरंभिक लोग, पॉइंट याद रखना आप लोग, पॉइंट क्या है यहाँ पे, आरंभिक लोग का मतलब क्या है? देखोगे आरंभिक लोग जो सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे रहते थे उनको कहा जा रहा है आरंभिक लोग। तो आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। अच्छा, कुछ लोग कुशल संग्राहक कहने का मतलब है कुछ लोग ऐसे होते थे जिनको शिकार करने अच्छे से आता था। अब ये शिकार करने आता कैसे था? तो शिकार करने के लिए जो लोग जंगल में रह रहे होते हैं, ध्यान से आप सुने, जो जंगल में रह रहे होते हैं उनको जंगल की विशाल संपदा से परिचित हो जाते हैं, क्योंकि जंगल में रहते रहते उनको पता चल जाता है कौन सी चीज़ें कैसी है। आप हैबिचुअल हो जाते हो, जब भी कहीं पे रहने लगते हो तो आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो। तो अपने भोजन के लिए वे जड़, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। ये जानवरों का आखेट, आखेट का मतलब ध्यान रखें, आखेट का मतलब है शिकार। जहाँ जहाँ से पॉइंट मिले आप लिखते चले, या तो लास्ट में मेरे पास नोट्स भी है, आप उस नोट से अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हो। तो मैं बात करता हूँ, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में क्या है कि अब आप उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। बताया ना, एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जो आपको हर तरीके से सक्षम बना देगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ओवरऑल नॉलेज के लिए भी ये बुक काफ़ी बेस्ट होता है। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात करें, आपको एक पॉइंट बता दूँ, डायरेक्शन में सबको मालूम है डायरेक्शन अपने पास 4 है। इधर ईस्ट, पूरब, इधर का पूरब, जस्ट अ मिनट, इधर अगर बात करें तो पूरब, पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। अब इस डायरेक्शन में अगर आप 20 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे 4 सब डायरेक्शन आपके पास मिल जाएंगे, मतलब 4 मेन डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन। तो सब डायरेक्शन जो है, जो ये पोर्शन है, ये आप उत्तर और पश्चिम, ये दोनों को मिलाकर यहाँ पे आप उत्तर पश्चिम कहोगे। अगर यहाँ देखें तो पूरब और दक्षिण, तो इसको आप दक्षिण पूरब कह लोगे। ये देखिए तो दक्षिण और पश्चिम, और ये देखेंगे अगर तो उत्तर और पूरब। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन। तो अपने पास 4 डायरेक्शन है और 4 सब डायरेक्शन है। 4 डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन को देखकर हम आगे की बात करेंगे। तो इस बुक में लिखा है कि आप 2 पहाड़ियों का पता लगाओ, सुलेमान और किरथर। पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास बनेंगे और आप उन चीज़ों को समझोगे अच्छे से। आगे हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर किसी एक जगह पे हुई है, उस जगह को अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले उन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है अब आप उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो उत्तर पश्चिम, अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें तो हो ना हो यहाँ कहीं ऊपर कोने में होगा। तो आप जरा खोजो, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ आपको यहीं पे कहीं पे मिल जाएगी। तो अपने पास ये रहा किरथर और ये रही सुलेमान पहाड़ियाँ। हालांकि इन दोनों को मैंने खोज लिया, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, ध्यान से समझना, 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है कि पहली बार गेहूं और जौ फसल को कहाँ पे उपजाना प्रारंभ हुआ था? तो आप देख रहे हो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास के कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और है, वापस से चलते हैं मैप पे।
उत्तर पूर्व में गारो। अब यहाँ पे आते हैं, उत्तर पूर्व होना हो इस साइड होगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगी गारो पहाड़ियाँ, ये दिख रहा है आपके पास, यहाँ पे है गारो पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में गारो। और मध्य भारत अगर बीच में आए, आप इंडिया मैप देख पा रहे हो यहाँ पे, अगर इसके बीच में आए तो कहीं पे विंध्य पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है आपके पास विंध्य पहाड़ियाँ, ये विंध्य हो गया और ये गारो हो गया। वापस से चलते हैं ऊपर। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। दूसरा पॉइंट विंध्य पहाड़ियां मध्य भारत का और उत्तर पूर्व का गारो पहाड़ियां, ये दो कुछ ऐसा जगह है जहां पे कृषि का विकास हुआ था, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था। क्या है? अच्छा, इस चावल वाले में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल एनसीईआरटी के बुक को लेकर चलेंगे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ और सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था वो कहां थे? तो वो विंध्य के उत्तर में स्थित थे। आते हैं हम लोग, अभी एक बार इस पूरे मैप को अगर देख ले, एक बार ओवरव्यू कर ले इस पूरे मैप का। जस्ट अ मिनट, एक बार इस पूरे मैप का ओवरव्यू कर ले तो आपको समझ में आ जाएगी कि चीज़ें कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। इसको अच्छे से एक बार देख लेता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखें क्योंकि चीज़ें कुछ ज़्यादा ही होती है एनसीईआरटी में, और शायद इसके बाद आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ें आपके लिए बेस्ट होगी। तो देखते एक बार, पहले के मैप की बात करें अगर आप देख लो, यहाँ से स्टार्टिंग से देखिए, काबुल नदी, जस्ट उसके नीचे सुलेमान की पहाड़ियाँ, किरथर की पहाड़ियाँ। यहाँ पे नदी की बात करें तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। पोजीशन याद रखें और कुछ भी नहीं है। यहाँ आ गया सिंधु नदी, जस्ट वापस से ऊपर चले थोड़ा, यमुना नदी, ये आ गया हिमालय का पहाड़, 3 रेंज है इसके, आगे सारा चीज़ बता दिया जाएगा, 3 तरीके से ये बटा हुआ है। यहाँ पे गंगा नदी, सोन नदी, बीच में विंध्य पहाड़ियाँ, जस्ट थोड़ा सा नीचे नर्मदा नदी, सतपुड़ा, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी, दक्कन, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी। अगर नीचे आते जाएं तो पेन्नार नदी, ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। जब भी ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाऊंगा तो सारा चीज़ एक एक करके अच्छे से समझा दिया जाएगा। कावेरी नदी नीचे है। इधर अगर बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो सारा एक कंटेंट है, एक तरीका है, एक अच्छे तरीके से आपको समझाना पड़ेगा, वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। तो फिलहाल इस बुक को लेकर आगे चलते हैं, आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का पता लगाने का प्रयास करो। वापस से आते हैं, अभी हमने देखा सिंधु और इसकी सहायक नदी। नेक्स्ट पिछले पेज पे आते हैं, सिंधु और सहायक नदी का पता लगा। आप देख रहे हो सहायक नदियाँ होती क्या है, ध्यान से समझना। ये आप पॉइंट देख रहे हो, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ आपके लिए। ओके, देखो ये सिंधु नदी, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये सिंधु नदी का आप लाइन देख रहे हो। तो एक नदी जब आगे जाकर टूट जाती है, या यूं कहो कि जब बहुत सारी नदियां उस एक नदी में आकर मिल जाती है, तो उस छोटी छोटी नदियों को उसकी सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज कही जाती है। तो अब सिंधु नदी में कौन कौन सी नदी आ रही है, आप इसका पता लगा। इधर से आप देख रहे हो झेलम नदी, ओके, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, और यहाँ से ब्यास नदी। ओके, तो ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। हम वापस चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो हमने पता लगा लिया ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों का। अब सहायक नदियां कहते किसे हैं? पॉइंट टू बी नोटेड, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। आरंभिक नगर कह सकते हो आप, पहला शहर या पहला नगर कहाँ से कहाँ पे बना या कहाँ पे शुरुआत हुई उसकी, तो ये आप कह सकते हो इसी सिंधु नदी के पास। और हम आगे भी देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, बहुत सारी चीज़ें एक एक करके पॉइंट आपका क्लियर होते जाएगा। तो
आगे देखते हैं, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। 2 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल गया। सबसे पहले 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे, तो आरंभिक नगर कहाँ बने, तो सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्ष पूर्व। अच्छा, ये डेट का थोड़ा समझ लेंगे। डेट का पता कैसे लगाते हैं, इसको हम एक पॉइंट में देख लेते हैं। अगर डेट देखने की बात करें या डेट की बात करें तो समझेंगे इन चीज़ों को थोड़ा सा। तो अपनी जो इंडियन कैलेंडर है उसकी शुरुआत मानी जाती है ईसा मसीह के जन्म से। ध्यान से देखेंगे, ईसा मसीह का जन्म जहाँ पे हुआ उस पार्ट को या उस दिन को या उस तिथि को हम 0 मानते हैं। जैसे जैसे उससे आगे बढ़ेंगे अब अपना डेट ईस्वी में शुरुआत हो जाएगा। मतलब यूँ कहें तो पहला साल या एकदम शुरुआत ईसा मसीह के जन्म को मानेंगे, ईसा मसीह के जन्म को मानेंगे। और जैसे जैसे ये डेट बढ़ेगा यहाँ पे आप ईस्वी लिखोगे। अब ईसा मसीह से जन्म से पहले के कैलेंडर को क्या कहेंगे, तो चूंकि उस समय कोई चीज़ें पता नहीं थी और कोई कैलेंडर अपने पास था नहीं, तो जस्ट ये डिनोट कर देते हैं कि ईसा के जन्म से पहले है ये जन्म से पहले और इधर जन्म से बाद। ओके, तो ये 2 सीरीज़ है, 2 तरीक़ों से आप कैलेंडर को डिवाइड कर सकते हो। तो जो भी डेट ईसा के जन्म के बाद आएगा वो ईस्वी लिखा जाएगा, और जो भी डेट ईसा के जन्म से पहले आएगा वो ईसा पूर्व लिखा जाएगा। अब जहाँ जहाँ आप ईसा पूर्व लिखा देखो या बीसी लिखा देखो, बिफोर क्राइस्ट, वो समझ लो कि ईसा के जन्म से पहले की बात है। और जो ईस्वी देखो, ओके, या एडी देखो, वो समझ लो आप कि वो ईसा के जन्म के बाद की बात है। तो अपना कैलेंडर शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसी ईसा के जन्म के पास के टाइम से अपना कैलेंडर का शुरुआत होता है। ओके, अब हम वापस से चलते हैं अपने पेज पे। तो हम लोग थे शायद पेज नंबर 5 पे। ओके, तो 2 पॉइंट था यहाँ पे। एक 4700 वर्ष पूर्व जहाँ पे 4700 वर्ष पूर्व जो सिंधु नदी के पास पहला नगर का विकास हुआ था, और समुद्र तटवर्ती या गंगा में देखा जाए अगर, तो गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखोगे। आगे आते हैं, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। वापस से आते हैं मैप पे, तो एक जस्ट पीछे आ जाए, गंगा और सोन जल्दी से पता करो आप। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ, थोड़ा सा छोटा, आपको दिखाई दे रहा होगा गंगा नदी, और जस्ट दिखाई दे रहा होगा उसी के नीचे सोन नदी। देख रहे हो। अब गंगा नदी कैसे कैसे आई है, कैसे बटी है, इसके ट्रिब्यूटरीज क्या है, इन सारे डिटेल्स को मैं आगे बता दूंगा। तो आप देखो यहाँ पे गंगा नदी और जस्ट इसके नीचे आप देख रहे हो सोन नदी। यहाँ पे गंगा नदी और यहाँ पे सोन नदी, ये दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। ध्यान से समझे, ये जो बिहार का भी इतिहास है ना, ये काफ़ी पुराना है। ये भी बहुत अच्छा था। अभी जो बीपीएससी का टीचर वाला वैकेंसी है उसमें भी ये सारे लेक्चर्स बहुत काम के होंगे। बिल्कुल बेसिक से आप जा रहे हो, ध्यान से समझना। ये बेसिक टू एडवांस होगा। थोड़ा सा अगर डिले होता है या लैंग्वेज में तो इशू होगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझने का कोशिश करें इन बातों को, और अच्छे से वीडियो को पूरा देखें, तब कुछ चीज़ें क्लियर होगी। तो हमने देखा कि प्राचीन काल में जो मगध था ना, वर्तमान में जो बिहार के नाम से जाना जाता था, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। अब ये उपमहाद्वीप क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं ज्योग्राफी में बता दूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप देखें, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बस भी यात्रा किया करते थे।
अब एनसीईआरटी में ना साइड साइड में कुछ पॉइंट होता है, ध्यान से देखें, वो पॉइंट हो ना हो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप मेन चैप्टर्स में से उन जो साइड वाले पॉइंट्स होते हैं ना उनको कभी भी मिस ना करें। तो सबसे पहले मानचित्र 1 जो मैप 1 था बना हुआ, उसमें क्या था, दक्षिण एशिया जो आधुनिक भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। सो अब शायद आप समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि उपमहाद्वीप है क्या। मैंने कहा था ना एनसीईआरटी एक कंप्लीट मील होता है जो कहीं से भी आपको कन्फ्यूज़न होने का सवाल ही नहीं उठता है। आगे आते हैं, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा आपको, आप वीडियो में बने रहे। ये सारा क्वेश्चन जो आपके पास अभी दिखाई दे रहा है ना, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको एक बार आंसर जरूर मिलेगा। तो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, वापस एक बार मानचित्र मैप 1 को देखें। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकें, गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम, अब देखते हैं कि ये इंडिया का नाम, अपना देश जिसका नाम भारत है, जिसको आप इंडिया के नाम से जानते हो, इसका शुरुआत कहाँ से हुई और इसको हमने किस तरीके से इजाद किया या किस तरीके से स्टार्ट हुई, इसकी नाम की शुरुआत कैसे हुई, देखते हैं। तो अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्वेश्चन, इंडिया किससे निकला है, तो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। वापस से आप मैप में देख लोगे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, अब ध्यान रखना 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों, इंडो ग्रीक कहते हैं इसको, सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। समझ में आ गया होगा इंडिया कैसे आया। उसके बाद हम भारत की बात करें तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 साल पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलती है। आपको पता है वेद 4 होते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी समझाई जाएगी। सबसे पुरानी वेद कौन सी है, किस वेद में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब पता चला कि भारत का भी प्रयोग कैसे देश के लिए होने लगा था। नेक्स्ट आते हैं, छोटा सा पॉइंट यहाँ पे है समझना, इनको समझने से पहले हम पूरा ये पेज खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अतीत के बारे में जाने तो जाने कैसे, अतीत के बारे में कैसे जाने। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी हुई पुस्तक को पढ़ना। आपको अगर पीछे के बारे में कुछ पता करना है या कुछ जानना है, आप जस्ट एक काम करो, आपको ऐसा ओल्ड बुक निकालो, उसको पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, बहुत सारे पॉइंट हैं। पांडुलिपि क्या होता है, ऑलराइट। तो जो भी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी वो पांडुलिपि होती थी। पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। मैन्यू जिसका अर्थ क्या है, हाथ से निकला। ओके, तो पांडुलिपियाँ अब लिखी कैसे जाती थी और किस पर लिखी जाती थी ये भी आप देख लो। तो पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, पॉइंट नोट करो, आप पॉइंट नोट करते जाओ। पांडुलिपियाँ हमेशा ताड़पत्र या फिर हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ है जिसका नाम है भुर्ज, तो भुर्ज की पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। थोड़ा सा देख लो आप, इस बुक में पिक्चर भी है, आप यहाँ पे देख रहे होगे, यह है पांडुलिपि और किस तरीके से लिखी गई है और कहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, उसको देखेंगे। पांडुलिपि से बनी, पांडुलिपि का एक पृष्ठ, आप ये जो देख रहे हो ना पृष्ठ,
यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर से। NCERT कंप्लीट मील है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में होती है। ओके, अब ये विहार और बिहार अलग है। बिहार एक स्टेट है और विहार जो है वो मठ होते थे। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अब क्या क्या मिलता है इस बुक में? तो धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजा के जीवन, औषधि, विज्ञान आदि कई प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। क्वेश्चन है, आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? अगर हम इतिहास में चलें तो आम लोग हिस्ट्री में किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राकृत भाषा का। नेक्स्ट, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब अभिलेख क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। देखो, अब जो पत्थर पे कुरेद कर लिखा जाता है ना कोई चीज़, आप उसको अभिलेख कह सकते हो। जैसे हम लोग पढ़ेंगे, जब अशोक का चैप्टर आएगा वहाँ पे पढ़ेंगे कि अशोक के टोटल 14 अभिलेख थे, कैसे कैसे हर एक अभिलेख में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी, वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्य का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक पिक्चर NCERT ने लगाया है। ये एक पत्थर है जहाँ पे कुछ लिखा हुआ आपको दिख रहा है। बेसिकली आप पढ़ नहीं सकते हो क्योंकि हिस्ट्री यार बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप शुरू से पढ़ोगे ना, बिल्कुल जीरो लेवल से, हम लोग पता है मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग बीच से पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर जाकर आगे समझ में आता है कि हिस्ट्री तो पल्ले ही नहीं पड़ रही है। तो आप बिल्कुल बेसिक से चलें, ऑब्वियस है आपको चीज़ें समझ में आएगी। एक छोटा सा पॉइंट है, देख लें साइड में। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख, ये जो पिक्चर दिख रहा है ना आपको, इसके बारे में लिखा हुआ है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में आप चैप्टर 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, और इस तरीके से अभिलेख आप समझ सकते हो। चलो, यहाँ पे पॉइंट है, क्या आप बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? याद रखो, ये सारा क्वेश्चन डिटेल किया जाएगा वीडियो के लास्ट तक, कोई भी चीज़ें छोड़ी नहीं जाएगी। नेक्स्ट आते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद, ध्यान रखें, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं पुरातत्वविद? तो वो इमारत के अवशेष जो होते हैं, उनके चित्र जो पुराने उनके मूर्ति जो पुराने होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। ध्यान से समझते जाना, पॉइंट सारा नोट करने के लिए है। लास्ट में बता दिया जाएगा कि आप नोट क्या करोगे। मैंने प्रॉपर अपना नोट्स यहाँ पे लगा रखा है, तो आप चीज़ों को देखेंगे। इसलिए उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ध्यान से समझना, मछलियों की हड्डियाँ मिली है,
जानवरों की ऐसे कुछ मरे हुए अवशेष मिले हैं जिनसे उनको ये समझने में हेल्प होता था कि लोग पहले खाते क्या थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, मैंने बोला है, आप ध्यान से देखते जाएं। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। आज पता चल गया होगा स्रोत क्या है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अतीत एक या अनेक। अब अतीत हैं कितने? पहले इस पेज में कुछ पिक्चर्स भी आप उसको देख लो। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, थोड़ा सा पॉइंट भी है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो पिक्चर्स दिया हुआ है बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। कोई प्राचीन नगर से जो मिले हैं कुछ पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व, मतलब 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं में जो है एक पुराना चांदी का सिक्का आप देख पा रहे हो। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। मतलब ध्यान से समझना, सिक्कों की अगर बात करें, अगर हम सिक्कों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही सिक्के का प्रचलन है। अगर कोई पूछे या कोई इतिहास की बात करे तो सिंधु घाटी से ही सिक्कों का प्रचलन है अपने पास। ओके, तो इस तरीके से आगे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो हमने देखा अतीत एक या अनेक। तो क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? आप देखोगे क्लास 6 का चैप्टर का जो बुक का नाम है वो है हमारे अतीत। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। ओके, उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारिकों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। पुराने ज़माने में जैसे आप अभी भी देखते हो, कुछ बड़े लोग होते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अलग होता है, जो छोटे तबके के लोग होते हैं उनका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग होता है। तो जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिली है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब समझते हैं। डेट का देखिए, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाया गया इन डेट्स के पंगे को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता है कि डेट्स का लोचा क्या है। वो बीसी या फिर एडी, ईसा पूर्व या ईस्वी को समझ नहीं पाते। एनसीईआरटी का बुक देखना काफ़ी ज़रूरी है। आप बेसिक्स पढ़ लो, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तिथियों का मतलब, अगर आपसे कोई तिथि के विषय में पूछे तो आप शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती थी। हमने आपको डिटेल बता दिया पहले ही, आप देख लेना वहाँ पे जाके। देखते हैं यहाँ पे, ये भी हमने अच्छे से समझा दिया है। अब खुद से पढ़ लोगे एक बार, यहाँ पे देख लो। अंग्रेजी में बीसी जो हिंदी में ईसा पूर्व है, जिसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, दैट मीन्स ईसा के जन्म से पहले। हमने आपको बता दिया ऑलरेडी। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी देखते हो। एडी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ऑब्वियस है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसी का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब जन्म के बाद और बिफोर कॉमन एरा मतलब जन्म से पहले। हम उन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था।
कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है, मतलब अभी से पहले, तो आप बी पी कहते हो। हालांकि ये ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। कुछ और भी टॉपिक है जिसको देख लें, कुछ अन्यत्र में है पार्ट में देखते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिए गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। देख रहे हो आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है। नेक्स्ट आते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा था। ध्यान से सुनना, थोड़ी सी स्टोरी दे रखी है एनसीईआरटी ने। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 अन्य भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता था। सबसे पहला कारतूस, ध्यान रखना पॉइंट है यहाँ पे, पहली बार कारतूस किसे कहा गया था। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अलग रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। देखिए ज़रा एक बार पीछे चले तो इस पेज पे देख सकते हो। एल अक्षर के लिए यहाँ पे देख पा रहे हो शेर। हर लेटर पे एक अलग सा पिक्चर आपने देखा। तो ये कुछ हिस्ट्री था। ये था आपका चैप्टर 1। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आता है। ओके, कुछ कल्पना करो वाले क्वेश्चन है, आओ याद करे हैं। साइड में कुछ पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखें। कुछ उपयोगी शब्द यहाँ पे दिया गया है, जैसे यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, ध्यान रखना। हिस्ट्री में अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वो है आपकी तारीख, आपका डेट। तो कुछ डेट्स हैं यहाँ पे, जैसे पॉइंट नंबर 1, कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व हमने देखा था। गंगा घाटी के नगर या गंगा नदी के किनारे जो नगर बसे थे 2500 वर्ष पूर्व, ध्यान रखना। आगे बढ़ें तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व के जो सारे थे वो कहे जाएंगे। आगे आते हैं। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती है। कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, सारा कुछ देखा जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज। तो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान रखो, पेज नंबर 3 पे आए। अगर हम लोग पेज नंबर 3 पे आए, जस्ट अ मिनट, 1 2 3 यही है। यहाँ पे देखो, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आते हैं। ओके, हमने कहा था ना सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलेगा। तो आप देखना पेज नंबर 3 में जो क्वेश्चन था, तो आज लोग यात्राएं किन कारणों से करते हैं? तो अपने रिश्तेदारों या मित्रों आदि से मिलने के लिए, काम के लिए, व्यापार। ये मेरा अपना थाउट्स है, मेरा अपना आंसर है, तो आप अपने तरीके से भी इन आंसर्स को लिख सकते हो। तो पर्यटन स्थलों की सैर के लिए। इसी तरीके से पेज नंबर 5 में जो क्वेश्चन था कि क्या आप बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, या ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? तो कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था, क्योंकि ये लेख आसानी से मिट नहीं पाते थे। हम अभिलेखों के माध्यम से अपने अतीत की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य था, जिसे लिखने में अधिक समय लगता था। तीसरा क्वेश्चन की बात करें जो पेज नंबर 6 पे था, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? बताओ जरा। तो पुरातत्वविदों को कपड़ों के बहुत कम अवशेष मिलते होंगे, क्योंकि उस समय सूती कपड़ा तो था नहीं, लोग पत्ते वत्ते लपेट लेते थे, ऐसे ही कुछ भी, है ना। और अगर सूती कपड़ा का उपयोग किया भी जाता होगा तो समय के साथ सड़ गया होगा या गल गया होगा। फिर हमने पेज नंबर 8 में कुछ डेट्स वगैरह देखा जो बता दिया गया है। फिर पेज 3 पर 2
तिथि था 4700 और 2500, है ना। अब आप बताओ इसके लिए BC लगाएंगे या फिर ईसा के जन्म से पहले होगा या बाद होगा, आप देख लेना। अन्यत्र में हमने अभी देखा कि कौन कौन से लेटर्स थे, किन किन जानवरों को डिनोट किया जाता था और इस तरीके से उन चीज़ों को समझा जाता था। इस तरीके से ये था। तो मिस्र के रोसेट्टा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख कितनी भाषाओं तथा लिपियों में उत्कीर्ण है? तो मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक जो कस्बा है वहाँ पे 3 अलग अलग भाषाओं तथा लिपियों में उत्कीर्ण किया गया। देखो बहुत सारा पॉइंट्स है और एक भी पॉइंट इधर से छोड़ा नहीं जाएगा, बशर्ते आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शेर का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है? जल्दी बताना। हमने बताया था वहाँ पे शेर का चित्र L अक्षर के लिए प्रयुक्त किया गया है। चिड़ियों का चित्र, तो चिड़ियों का चित्र A, है ना। अब कुछ क्वेश्चन कल्पना करो में था, आप देख ले पीछे आके। आप एक काम करें, आप बुक को खोल कर बैठे, बुक ओपन करके बैठे। ये देखो, ये कल्पना करो है। तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है, तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची बनाओ। अगर आपको किसी पुरातत्वविद का इंटरव्यू लेना है तो ऐसे कौन से 5 क्वेश्चन आप पूछना चाहोगे? तो हमने कुछ लिख रखा है, आप देखोगे। जैसे कहाँ गया, हाँ जी, ये देखो हमने लिखा है, पुरातत्वविद अतीत में बनी तथा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन क्यों करते हैं? पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई किस आधार पर करते हैं? खुदाई करते समय किसी प्रकार की सावधानी भी रखी जाती है? खुदाई में मिली चीज़ों की उम्र का कैसे पता लगाया जा सकता है? या खुदाई में मिली चीज़ को कहाँ और क्यों रखा जाता है? आप और भी क्वेश्चन बना सकते हो। अब हम आते हैं सीधे सीधे एक्सरसाइज पे। इस बुक में एक्सरसाइज है, ध्यान रखो। NCERT बुक के एक्सरसाइज करने का मतलब है आपको कंप्लीट नॉलेज हो रहा है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले करते हैं सुमेल करो। सुमेल क्या होता है? आपको मिलाना होता है कि कौन कौन सा जगह कहाँ पे है, ठीक है। तो हम देखे थे नर्मदा घाटी, याद करो। नर्मदा घाटी पे क्या हुआ था, याद है किसी को? नर्मदा घाटी जो था वहाँ पे शिकार तथा संग्रहण का सबसे पहला केंद्र था। अगर मगध की बात करें तो मगध ही सबसे पहला और बड़ा राज्य था, जिसको अभी क्या कहते हैं? बिहार कहते हैं, है ना। गारो पहाड़ियाँ की बात करें, ध्यान रखो हमने मैप पे दिखाया था अच्छे से कि गारो पहाड़ियाँ पे स्टार्टिंग में कृषि हुई थी, ओके। फिर बात करें अगर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, तो सबसे पहला नगर, ओके। और गंगा घाटी की बात करें तो ये था 2500 वर्ष पहले का चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए, ओके। तो पांडुलिपियां प्रायः तारपत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेख को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर खोद कर लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ चर्चा करें। आप बुक खोल कर रखो, एक भी चीज़ छोड़ा नहीं जाएगा। रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं? तो हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों, अब रशीदा का क्वेश्चन क्या था, एक बार जरा वापस से आते हैं यहाँ पे। देखिए बिल्कुल बिगिनिंग में चलें जहाँ से हमने शुरुआत किया था। ध्यान दो, रशीदा का क्वेश्चन क्या था भाई? रशीदा का क्वेश्चन क्या था कि वह ये जानना चाह रहे थे कि इतने वर्ष पहले हुआ कैसे था, है ना। क्या हुआ था और कैसे जान सकते हैं। बहुत, ये जो रसीदा देख रहे हो ना आप, इसका क्वेश्चन पे ही पूरा का पूरा चैप्टर बना दिया इन्होंने। बाकी NCERT कमाल का चीज़ है। आते हैं हम लोग अपने आंसर वाले PDF पे, ओके। तो हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियां, अभिलेखों का अध्ययन करके, अब रसीदा को शायद पता चल गया होगा कि उसे अतीत के बारे में कैसे पता चलेगा, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं पता चलेगा, आदमियों से मिल के नहीं पता चलेगा, बल्कि पता चलेगा तो पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके। इसके अलावा ईंट और पत्थर से बनी इमारतों के, जैसे आप किसी भी पुरानी जगह पे जाओ, वहाँ के ईंटें या वहाँ की बनावटें, अभी भी आप किसी मॉन्यूमेंट वगैरह को देखने जाओगे ना, तो वहाँ के ईंटें देखकर आप समझ सकते हो कि जो अभी प्रेजेंट में आपके घर में जो ईंटें लगी है और जो वहाँ पे ईंट है उनमें क्या डिफरेंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ, है ना। हमने लिखा है, आप देख लेना। जैसा सिक्के है, हथियार है, सिक्के है, हथियार है, आभूषण है, चित्र तथा मूर्तियाँ हैं, औजार है, हड्डियाँ है, पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष है। पत्थर से बनी वस्तुएं क्या है? तो पत्थर से बनी वस्तु इमारतें, हथियार, औजार, मूर्तियाँ, 4 चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट बात करेंगे तो साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्य का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? नॉर्मली साधारण स्त्री पुरुष क्यों नहीं रखते थे? तो यहाँ पे कुछ है, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे, ऑब्वियस है। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी एग्जैक्ट नहीं हम बता सकते क्योंकि हिस्ट्री है और बहुत पुरानी बातें हैं, तो हम जो
मिला है थोड़ा थोड़ा सोर्स, हम उसके थ्रू बात कर सकते हैं। यह भी संभव है कि वे पढ़े लिखे ना हो, यह भी हो सकता है। यह भी संभव है कि वे गरीब हों और उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो। मे भी अगर वो खुदवाना चाहें या लिखवाना चाहें तो शायद उसमें काफ़ी खर्च आता हो। नेक्स्ट हम बात करें तो कम से कम 2 ऐसी बात का उल्लेख करो जिसके अनुसार जिसमें तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो आप बता सकते हो ये चीज़ें क्या थी। जैसे राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य, जो राजा होते थे ऑब्वियस है राजा हैं तो उनके पास बहुत कुछ होगा, तो उनका जीवन ऐश्वर्य से भरा होता होगा। राजा अपनी विजय का लेखा जोखा करते होंगे, जबकि किसान क्या होता होगा, किसान का जीवन कष्ट भरा रहता होगा। नेक्स्ट हम बात करें 7th नंबर का क्वेश्चन है, पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार स्त्री थे, पुरुष थे या दोनों होते थे। तो हमने लिख रखा है, आप देख लेना अच्छे से, सारा डिटेल आपको मिलेगा, हमने कहा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये कि अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थी, तुम उनमें से किन पुस्तक को पढ़ना पसंद करोगे। ये आपके अनुसार है, आप भी इसका आंसर दे सकते हो। जैसे तो अतीत में हमने लिखा है कुछ पॉइंट, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर, राजाओं के जीवन पर, औषधियों पर, या महाकाव्य, कविताएं और नाटक पर, इस तरीके से। चलिए, ये तो था आपके पूरे चैप्टर्स और चैप्टर का सारा क्वेश्चन बहुत डिटेल हुआ। अब हम मेरा बना हुआ जो अपना कुछ नोट्स है, आप इससे नोट्स कर सकते हो। तो चैप्टर 1 में हमने क्या क्या सीखा, ये शॉर्ट नोट्स है। ओके, तो चैप्टर 1 था क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें हमने क्या लिखा, तो अतीत के बारे में थोड़ा सा हेडिंग हमने लिया। देखो नोट्स कैसे बनता है, प्रॉपर समझ लो। एक थोड़ा सा हेडिंग ले लो चैप्टर का, उसके बाद जो पर्टिकुलर पॉइंट है आप उस पॉइंट को पॉइंट वाइज नोट कर लो। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस किस तरह के घरों में रहते थे, उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या कौन कौन से गीत गाते थे, है ना। शिकारियों, नेक्स्ट पॉइंट है, हम शिकारियों, पशुपालकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों के, कलाकारों, संगीतकारों या वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा तो कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, तब लोग अपने भोजन के लिए जड़, फल तथा जंगल के अन्य उत्पादों पर निर्भर थे, क्योंकि कुछ लोग क्या थे, कुशल संग्राहक थे, हमने बताया था ना बुक में, याद रखो, जो जंगल की विशाल संपदा से परिचित थे। तब लोग जानवरों का शिकार करते थे। हमने देखा 8000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, तो सुलेमान और किरथर, डेट ध्यान रखना, 8000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र के कुछ स्थान में लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाया गया था। फिर भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया था। फिर हम ये भी देखेंगे जैसे सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। तो बहुत सारा पॉइंट है, अभी तो फिलहाल एनसीईआरटी पे चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, तो कृषि तथा विकास का सर्वप्रथम उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम चावल उपजाया गया था। जैसे कहाँ उपजाया गया था, कोल्डिहवा, ये सब भी सारा डिटेल देखेंगे, फिलहाल एनसीईआरटी पे है, तो आगे बात करता हूँ। जैसे 4700 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, तो 4700 वर्ष पूर्व सहायक नदियाँ कुछ हमने देखा। फिर 2500 वर्ष पूर्व की कुछ बातें थी, आप देख लेना। आप इस तरीके से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो, जैसे आप कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा, बस आइडिया के लिए हमने लगा दिया। जैसे 2500 वर्ष पूर्व नगर का विकास हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो गंगा नदी के तट पे, ध्यान रखना, गंगा के तट पे। फिर हमने देखा 2500 वर्ष पूर्व, है ना, 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ, तो नगरों का विकास हुआ गंगा नदी के तट पे। फिर गंगा के दक्षिण में हमने सहायक नदियाँ भी कुछ देखा। फिर हमने मगध देखा जो वर्तमान बिहार है। फिर हमने देखा इंडिया शब्द कैसे निकला है, किससे क्या पता चलता है, वो सारे डिटेल हमने देखा। तो आप इस तरीके से नोट्स भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमने देखा क्या, हाथ से लिखी हुई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती है, जिसे इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। इसके बाद हमने देखा पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों या भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष प्रकार से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, और ये कहाँ उगते थे, तो हिमालय क्षेत्र में। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। फिर हमने देखा अभिलेख, है ना, तो अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण होता था। इन पर शासक के आदेश, प्रशंसा, वंशावली एवं कार्यों का विवरण मिलता था। फिर हमने कुछ लिखित स्रोत देखा। लिखित स्रोत में हमने देखा महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा भाषा क्या था उनका, तो संस्कृत था, प्राकृत था और तमिल था। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, है ना। फिर हमने पुरातात्विक साक्ष्य देखा कुछ, पुरातात्विक साक्ष्य।
जिसमें हमने पॉइंट देखा, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के और जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियाँ, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य थी। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर 1 होप सो अच्छे तरीके से ख़त्म होता है। इसके बाद शायद आपको एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 1 ख़त्म कहीं दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और बने रहें आगे के लिए। ये पूरा सीरीज़ स्टार्ट हुई है तो पूरा सीरीज़ एंड तक चलेगा। इन तरीके से आप पूरे का पूरा वीडियो फॉलो करें और एक अच्छे तरीके से अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का डर अपने मन से निकाल दें। सो थैंक यू वेरी मच।